हेलो स्टूडेंट्स, मूल विधि की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम मूल विधि पे बात करेंगे, इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है जो मूल विधि का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम कुछ बात करेंगे। तो आप लोगों का गैलेक्सी क्लासेस यूपीएसआई 2024 का एक टारगेट बैच लेके आया है जिसका प्राइस 999 है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारे जो बैच है वो बेसिकली मूल विधि का बैच है। तो इसमें कुछ बातें आप समझिएगा पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को पता होगा कि यूपीएसआई के पेपर में जो सबसे मेजर रोल जो जिसका होता है तो वो होता है एक्चुअली में पॉलिटी और मूल विधि का। पॉलिटी और मूल विधि का अगर आप इसको देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस जीके से आते हैं, जिसमें कि इन दोनों को मिला के लगभग 24 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज है वो 24 सवालों का है। और पॉलिटी से आप देखेंगे कि लगभग 16 क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं और लगभग 8 क्वेश्चंस मूल विधि से आते हैं। जो पॉलिटी का सिलेबस है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन पर एक छोटी सी क्लास मैंने ली भी थी। वो बेसिकली सरकार के अंग यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर वो क्लास थी। तो एक आज छोटी सी क्लास मूल विधि पे भी होगी। तो मूल विधि में अगर मैं मूल विधि के सिलेबस की बात करूँगा तो मूल विधि का जो सिलेबस है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें हम लोगों को एक्चुअली में बेसिक लॉ पढ़ना है। बेसिक लॉ का मतलब होता है कि आपको पूरे कानून की जानकारी की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको किसी भी कानून के बारे में जो बेसिक बातें होती हैं, जो मूल बातें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो लॉस डाल रखे हैं सिलेबस में, अगर हम उन कानूनों में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में कानून हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप केवल आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है और जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप जानते ही होंगे वो चेंज हो चुकी है। तो आईपीसी बन चुकी है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और ये बन चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। तो यही लॉ अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े कानून हैं ये दोनों। इसलिए इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं हम लोगों को केवल वो देखने। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपराधिक विधि की बात करें, क्रिमिनल लॉ की बात करें, तो इन दोनों कानूनों में हम लोगों को, जैसे कि बीएनएस में आप देखोगे तो बीएनएस में कई टाइप के अपराध बताए गए हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो आपका ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी पूछता है, यानी कि शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो, जैसे मर्डर हो गया, उसके बाद में जो जिसे हम हत्या कहते हैं, उसके बाद में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिसको मानववध कहा जाता है, उसके बाद में नेग्लिजेंस होता है। वो सारे अपराध यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप देखेंगे धर्म के विरुद्ध अपराध होते हैं। उसके बाद में बलवा हो गया, उसके बाद में जो दंगा होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आप कुछ इसमें पनिशमेंट के पॉइंट्स हैं, जो दंड होते हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना होगा कि कितने टाइप की पनिशमेंट होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। तो बीएनएस में और बीएनएसएस में अगर बात की जाए तो इसमें जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रावधान होते हैं, गिरफ्तारी से रिलेटेड, उसके बाद में बेल से, जमानत से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन, जांच का जो टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली जब आप दरोगा बनेंगे या जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे या सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के जिनसे सामना करना पड़ेगा वो एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे कि एफआईआर हो गया, एनसीआर हो गया, पुलिस रिमांड हो गया, ये सारे टॉपिक्स इसी में आते हैं। उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुलिस रिपोर्ट का। तो ये बेसिकली बीएनएस और बीएनएसएस की। तो हम लोगों को हर कानून के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितने भी लॉ हमें पढ़ने, भी मैं आपको सब्जेक्ट सिलेबस बताऊंगा, जितने भी लॉ हमें पढ़ने हैं, हमें उसमें वो कानून कब पास हुआ, मतलब वो कानून कब पारित हुआ, एक तो वो डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो कानून लागू कब हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ। ये हर कानून में 2 डेट्स, मतलब आप मान के चलिए कम से कम 1 से 2 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछते ही हैं कि ये लॉ कब पारित हुआ, ये कानून भारत में लागू कब हुआ, इस कानून में कितने चैप्टर्स है, मतलब कानून के कितने भाग हैं, कानून के कितने अध्याय हैं। उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस कानून में कितनी धाराएं हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होंगी।
अब मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो जो मूल विधि का सिलेबस है वो यहाँ पे देखिए, इसके सिलेबस में सबसे पहले है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। ये पुराना नोटिफिकेशन जब आया था तो उसका सिलेबस था। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखिए, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, इसका मतलब हुआ कि भारत में जैसे दंड विधान का मतलब है कि क्रिमिनल लॉ के बारे में हमें जानकारी चाहिए। क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है दंड विधान, और इसमें आईपीसी हम लोग पहले पढ़ते थे, अब ये बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी होती थी जिसको हम कहते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, ये अब हो गई है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और कुछ बातें एविडेंस एक्ट की भी हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, जिसको हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसका नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उसको इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, आप समझ लो कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता ही है। उसके बाद में फिर इन्होंने एक्चुअली में क्या कर रखा है, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कौन कौन से लॉ पढ़ने होंगे। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हमको महिलाओं, वुमेन्स, बच्चों, चिल्ड्रंस, अनुसूचित जाति के सदस्यों यानी कि एससी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनको संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कानून आ सकते हैं जो संरक्षण देते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊं तो एक तो आपका SC/ST एक्ट आ जाएगा, जिसको हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कहते हैं, और ये SC/ST एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में फिर आप देखेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे SC/ST एक्ट के बाद है डाउरी प्रोहिबिशन। डाउरी प्रोहिबिशन, इसको कहते हैं दहेज प्रतिषेध। दहेज प्रतिषेध ये हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना होगा पॉक्सो। पॉक्सो का मतलब होता है कि बालकों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम। बालकों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, ये बड़ा खतरनाक कानून है भारत का। और जो छोटे बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, यौन अपराध होते हैं, उनमें ये पॉक्सो लागू होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक आपने सुना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा अधिनियम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, एक ये लॉ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज हैं जो बेसिकली महिलाओं, SC/ST के सदस्यों और बच्चों के संबंध में है यहाँ पे, तो उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये हमारे, इन्होंने एक्चुअली में सिलेबस नहीं बता रखा है, हम लोगों को सिलेबस अपने आप से जितने भी कानून भारत में है, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ, और भी लॉज हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में फिर आप देखेंगे यातायात नियम। यातायात नियम का मतलब होता है मोटर वाहन अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट। एक तो हम लोगों को ये देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोटर व्हीकल एक्ट में से चित्रों के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो साइंस होते हैं उनके सवाल भी पूछते हैं। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भारत का। उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भारत का। उसके बाद में फिर आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका मतलब है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसी को हम लोग RTI एक्ट कहते हैं, और ये भी RTI एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों को ये देखना, और आपको पता भी होगा कि RTI एक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहो तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, और जिससे भी हर डिपार्टमेंट को एक जो है एक अथॉरिटी होती है, एक प्राधिकार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक समय डिसाइड कर दिया गया है कि इतने दिनों में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर मान लो कि आप किसी ऐसे
संबंध में इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो, जो कोई पर्सन गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी के संबंध में इंफॉर्मेशन अगर आपको मांगनी हो, तो ये लॉ कहता है कि 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों के अंदर अंदर संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, CIC बोलते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ये सारी बातें हम लोग को इस लॉ में देखनी होंगी। उसके बाद फिर ये देखिए सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका। अब आता है आपका आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। इसमें इनकम टैक्स एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जो बेसिक बातें होती हैं कि कब पास हुआ, कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट लॉ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी अधिकारी घूस लेता या कोई पर्सन जब घूस देता था, जब ब्राइबरी ली जाती थी या दी जाती थी, तो IPC में इसके ऊपर धाराएं थीं, इंडियन पिनल कोड में इसके बारे में प्रावधान किया गया था और पनिशमेंट था। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया और उसकी जो वो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ और भी कई सारी प्रावधान और भी कई सारी बातें PC एक्ट में लिख दी गई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लिखी हुई है। तो ये लॉ हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको बेसिकली रासुका कहते हैं, रासुका। और रासुका का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका। ये हम लोगों को देखना होगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये लॉ पास हुआ था। और ध्यान रखना ये निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जहाँ पर अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि जहाँ पे अरेस्ट होगा कोई भी पर्सन, अगर उसने कोई भी अपराध नहीं भी किया है तो भी उसे अपराध गिरफ्तार किया जा सकता है, जिससे कि वो कोई अपराध ना कर पाए। तो यहाँ पे अपराध को रोकने के लिए NSA, और करने के बाद तो गिरफ्तारी हो ही सकती है, करने के पहले भी गिरफ्तारी हो सकती है। और यहाँ पर जो 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने पेश किया जाता है वो यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे 3 महीने तक डिटेंशन में रहना पड़ सकता है। उसके बाद में जो IT एक्ट है हमारा, IT अपराध के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद साइबर अपराध के बारे में, ये दोनों जो दोनों कानून हैं ये बेसिकली IT एक्ट से डील करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से डील करते हैं। उसके बाद में आता है जनहित याचिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ठाक क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे जनहित याचिका में से। उसके बाद है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इसमें हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में पढ़ना होगा। और आप ये मान के चलिए कि जो आपका पेपर है UPSI का, उसमें ठीक ठाक केसेस सुप्रीम कोर्ट के पूछे जाते हैं। और एक बात आप और मान लीजिए कि आपकी जो मूल विधि का जो सिलेबस है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बगैर पूरा हो भी नहीं सकता। चाहे वो संविधान हो, संविधान में भी हम लोग को कम से कम मान के चलिए 30 से 35 केस हम लोगों को पढ़ने होंगे। उसके बाद में मूल विधि में जो इम्पोर्टेंट केसेस आए हैं, चाहे वो IPC में आए हों, चाहे वो CRPC में आए हों, चाहे वो इन किसी कानूनों में आए हों, तो हमें इम्पोर्टेंट केसेस को पढ़ना होगा। और केस क्यों हुआ, क्या हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, हमें सारी बातों को समझना होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको केसेस को रटना होगा, केसेस को रटा नहीं जाता। ये पढ़ा जाता है कि केसेस किस बैकग्राउंड में हुए, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, और केस होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया, क्या वादी का तर्क था, क्या प्रतिवादी यानी कि पिटिशनर का क्या तर्क था, क्या तर्क था अपोजिट पार्टी का, उनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। तो हम लोगों को डिसीजन भी देखने पड़ेंगे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स, आपका भूमि सुधार हो गया। उसके बाद में भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन हो गया। उसके बाद में भू राजस्व संबंधी कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी ये सारे कानून आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका जो है पूरा सिलेबस है आपके UPSI के पेपर का। तो अब देखिए, अब मैं आपको पहले लॉ के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। उसके बाद हम सीधे आज जनहित याचिका जो छोटा सा टॉपिक है इस पर आज हम बात करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे स्लाइड पे आते हैं। देखिएगा, आपके सिलेबस में कहा गया है मूल विधि यानी कि बेसिक लॉ। बेसिक लॉ, इसको कहा जाता है मूल विधि। तो मूल विधि का मतलब पहले समझ लेंगे क्या होता है, या पहले मूल का मतलब होता है बेसिक, यानी कि जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, और इसी को हम कह सकते हैं सारवान। सारवान का मतलब होता है सब्सटेंटिव। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि
अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस में केवल सब्सटेंटिव लॉ है तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सब्सटेंटिव के साथ में प्रोसीजरल लॉ भी है, वो भी हम आपको समझाते हैं। उसके बाद में विधि का मतलब होता है कानून, और कानून का मतलब होता है जो नियम होते हैं, जो नियम लोगों के व्यवहार को, जो नियम लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करते हों या विनियमित करते हों, विनियमित करते हों, जो नियम लोगों के व्यवहार को विनियमित करते हों, रेगुलेट करते हों। क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी में लोग रहते हैं और हम लोग सोसाइटी को बिना कानून के छोड़ नहीं सकते, यानी कि सोसाइटी में अगर हम कोई भी लॉ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोसाइटी में अराजकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, निरंकुशता हो जाएगी। इसलिए समाज के लिए कानून जरूरी होता है। कानून क्या करता है, समाज के जो लोग होते हैं जिनसे समाज बनता है, उन लोगों का जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको विनियमित करता है। ये बताता है कि हम किसी भी सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है डूस एंड डोंट बताता है। और आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता होती है। आचार संहिता, इसका मतलब होगा यहाँ पे आचार संहिता का मतलब ये मत सोचिएगा कि चुनाव आयोग जो आचार संहिता निकालते हैं, यहाँ पर आचार का मतलब होगा कंडक्ट, हमारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट, उसको क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करता हो, मतलब हमारे आचार को रेगुलेट करता हो, हमारे आचार को विनियमित करता हो, हमें बताता हो समाज में कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम लॉ कहते हैं। तो अगर मैं लॉ की बात आपसे करूं तो लॉ की परिभाषाएं कई लोगों ने दी, लेकिन अगर आप सबसे पहले, जैसे हॉब्स, एक थॉमस हॉब्स करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, अगर आप उनकी फिलोसफर थे, अगर आप उनकी भाषा देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। जो कानून होता है वो संप्रभु का कमांड होता है, यानी संप्रभु का निर्देश होता है। और संप्रभु का मतलब होता है राजा, मतलब जो किंग होता है वो संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब होता है जिसके पास में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर होती है, और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। उसको हम कहते हैं सर्वोच्च, या सुप्रीम कहते हैं, या संप्रभु भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सोवरेन कहते हैं। वो जो भी बोलता है, जो भी वो कहता है, वो लॉ होगा, और उस लॉ को सबको मानना होगा। और अगर आप उस कानून को नहीं मानेंगे तो उसमें फिर दंड का प्रावधान होगा, यानी कि पनिशमेंट होगी, दंड की पनिशमेंट होगा, प्रोविज़न किया जाएगा पनिशमेंट का। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली लॉ। तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी समाज में रहने के लिए। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो कानून होता है वो किसी भी समाज को सभ्य बनाता है, यानी किसी भी समाज को सभ्यता की ओर ले जाता है। या यूं कहो कि सभ्य समाज की जो एक तरीके से जो सिंबल होता है सभ्य समाज का, सिविलाइज्ड सोसाइटी का, वो लॉ होता है। कानून से ही समाज सभ्य बनता है। ये तो हो गया आपका कि कानून के बारे में, कानून का क्या मतलब होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखिए कानून, अगर मैं बात करूँ भारत में जितने भी कानून हैं तो दो टाइप के कानून होते हैं। लॉ हमेशा दो टाइप का होगा, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ जिसको कहते हैं सारवान विधि, सब्सटेंटिव लॉ। और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि, इसको कहते हैं सारवान प्रोसीजरल लॉ। तो ध्यान रखिएगा, सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जो कानून किसी पर्सन के अधिकार, किसी पर्सन के राइट्स या कर्तव्यों की बात करते हों, मतलब ड्यूटीज़ की बात करते हों, एक्सेट्रा इत्यादि, उनको कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ। मतलब जो कानून अधिकारों की, ड्यूटीज़ की, ऑब्लिगेशंस की, कर्तव्यों की बात करते हैं, उनकी बारे में प्रावधान करते हैं, उनको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। हमेशा ध्यान रखना, सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट भी होती है। मतलब ये जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं ये पनिशमेंट की भी बात करते हैं, दंड की भी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दंड का जो प्रावधान होता है वो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ में ही होता है। दंड के प्रावधान आपको ज़्यादा प्रोसीजरल लॉ में देखने को नहीं मिलेंगे, सब्सटेंटिव लॉ में ही देखने को मिलेंगे। तो सब्सटेंटिव लॉ का मतलब हो गया कि जो अधिकार या कर्तव्यों की बात करते हैं या पनिशमेंट का प्रावधान करते हैं, उनको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। जैसे एग्जांपल के तौर पे बीएनएस, तो बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है। मतलब
बीएनएस में बताया गया है कि हमारा कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा, हमारा कौन सा वर्क, हमारा कौन सा एक्ट ऑफेंस बनेगा। एक तो ये बताया गया है, मतलब हम ऐसा क्या करें कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में आए। तो कौन सा कार्य अपराध बनता है, एक तो ये बताती है आईपीसी या बीएनएस। दूसरा, उस अपराध की सज़ा क्या होगी, कितनी होगी, ये बताती है बीएनएस। तो बीएनएस दो बातें बताती है, कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा और जो सज़ा होगी वो उस दंड, उस पर्टिकुलर अपराध की कितनी सज़ा होगी, तो ये बताती है बीएनएस। तो आप देखिए, और हमारे अधिकार और कर्तव्यों की बात करती है, तो इसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। अब अगर आप प्रोसीजरल लॉ को देखेंगे तो ये बताता है कि जो अपराध यहाँ पे बन रहा है उसकी जो सज़ा है वो अदालत में कैसे काम करेगी, यानी कि कोर्ट में कैसे काम करेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे जमानत होगी, कैसे एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, और कैसे आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, एनसीआर दर्ज करेगी, उसके बाद में रिमांड कैसे होगी, कितने दिन की रिमांड होगी, फिर उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट सौंपी जाएगी, चार्जशीट जिसको कहते हैं। उसके बाद में फिर मजिस्ट्रेट जो होता है, जिसको जज कहते हैं, वो उस चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं। उसके बाद में वो देखेगा कि आरोप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, या तो आरोप बन रहे होंगे तो आरोप बनने को कहते हैं चार्ज फ्रेम करेगा, या तो आरोप नहीं बन रहे होंगे तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज कर देगा। उसके बाद में फिर चार्ज अगर फ्रेम होगा, उसके बाद में फिर आपका ट्रायल शुरू होगा, विचारण शुरू होगा। विचारण में ये देखा जाएगा कि ये जिस बंदे पर आरोप लगे हैं इस पर अपराध सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी दौरान एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाएंगे, साक्ष्य पेश किए जाएंगे, गवाह आएंगे, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, गवाह हो सकता है मुकर भी जाएं तो होस्टाइल बोलते हैं उसको, होस्टाइल विटनेस बोलते हैं। इस तरीके की सारी बातें प्रोसीजरल लॉ में ही होती हैं। तो प्रोसीजरल लॉ जो होता है एक्चुअली में ये दंड की बातें नहीं करता, ये बताता है कि कोर्ट में, अदालत में प्रक्रिया क्या होगी, उसको कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो जो भारत की सीआरपीसी थी, जिसको कहा जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी एक्चुअली में क्या थी, ये प्रोसीजरल लॉ ही थी। उसके बाद में एक सीपीसी करके भारत में कानून है, जिसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी भारत में प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक विधि है। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी भारत में प्रोसीजरल लॉ है। ये बताता है कि कौन कौन से जो एविडेंस होंगे वो स्वीकार होंगे अदालत में, कौन कौन से एविडेंस स्वीकार नहीं होंगे, मतलब कौन कौन से साक्ष्य हम अदालत में पेश कर सकते हैं और अदालत उसको एडमिसिबल करेगी, मतलब एडमिट करेगी, और कौन कौन से एविडेंस होंगे जो अदालत एडमिट नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्योंकि ये लॉ तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस, क्योंकि पुलिस ही जो होती है वही एविडेंस वगैरह इकट्ठा करती है। तो इसमें जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो जो हमारा पुराना वाला लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का था, उसमें दो धाराएं मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26। ये दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडियन एविडेंस एक्ट के पुलिस के संबंध में, मतलब पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो अब तो धाराएं चेंज हो गई, अब तो हम लोग को नया वाला लॉ पढ़ना होगा। तो ये कानून हमें दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सब्सटेंटिव, एक को कहते हैं प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव का मतलब है जो अधिकार या कर्तव्यों की बात करते हैं, जो दंड की बात करते हैं, और प्रक्रियात्मक का मतलब होता है कि उसको सज़ा तक पहुंचाने का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब प्रक्रिया क्या होगी। तो ये हम लोगों को देखना है। अब उसके बाद में अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, तो एक टॉपिक है जनहितवाद। जनहितवाद, ध्यान रखिएगा, ये जो जनहितवाद का टॉपिक है इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है और मैं आज केवल और केवल इसके कुछ पहलू पर ही बात करूंगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। PIL बोलते हैं, हम इसके सारे पहलू पे आज बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान के चलिए ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टॉपिक है ये कम से कम 3 से 3.5 या 4 घंटे का टॉपिक है, और ये आपके जो सिलेबस है मूल विधि का और संविधान का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग PIL पे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। PIL पे मैं आज आपको सिर्फ उसका बेसिक समझाऊंगा और ये आपको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, इस पर अभी हम लोग केवल बात करेंगे। बाकी PIL से रिलेटेड जो बाकी बातें हैं, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए, किन किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित की बात की, या कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया, वो सारी बातें हम लोग जो हमारी क्लासेस होंगी वहाँ पे देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आज मैं सिर्फ इसका इंट्रो आपको दूंगा। इंट्रो का मतलब है PIL। देखिए, जनहितवाद को समझने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी अवधारणा है या वो कौन सा कॉन्सेप्ट है
जिसे जनहितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक तरीके से देखा जाए तो मूर्त रूप दे रहा है, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म दे रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ध्यान रखना है आपको, इसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि जब तक आपको ये शब्द नहीं समझ में आएगा, आप पीआईएल को समझ नहीं पाएंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है न्यायिक सक्रियता। देखिए, आपको पता है कि जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। वैसे तो कई काम होते हैं, ये उसका मुख्य काम है, प्रिंसिपल फंक्शन होता है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव के भी कई काम होते हैं, लेकिन उसका जो मेन काम होता है वो होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना और व्याख्या करना, एक कानून की, संविधान की व्याख्या करना या इंटरप्रिटेशन करना। तो जब कभी भी विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का, जो उनके कर्तव्यों का जो पालन है, जो डिस्चार्ज है उनके फंक्शन का, उनकी ड्यूटीज़ का, वो सही से नहीं कर पाती हैं, मतलब जहाँ पे विधायिका फेल हो जाती है, कार्यपालिका फेल हो जाती है, तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम का मतलब होता है कि एक गतिरोध क्रिएट हो जाता है। उस गतिरोध को ख़त्म करने के लिए, उस गतिरोध को रिजॉल्व करने के लिए, उस वैक्यूम को रिजॉल्व करने के लिए जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो सीन में आती है। तो वो क्या करती है, वो ऐसे मामलों में, यानी कि वो जो होती है वो सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करती है, मतलब वो एक्टिव रोल प्ले करती है। तो जब न्यायपालिका एक्टिव रोल प्ले करने लगे, सक्रिय भूमिका निभाने लगे न्याय करने में, जस्टिस देने में, जो 2 ऑर्गन सरकार के नहीं कर पा रहे थे, तो जब कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, जब वो न्याय देने में या जस्टिस देने में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि सक्रिय भूमिका निभाने लग जाए, तो उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का जो शब्द है, ये 1947 के आसपास लगभग आर्थर स्क्लेजेंजर ने इस शब्द को पेश किया था। उनका नाम था आर्थर स्केलिंजर। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट न्यायिक सक्रियतावाद को दिया था। तो न्यायिक सक्रियतावाद में क्या होगा, न्यायपालिका एक्टिव रोल प्ले करती है, सक्रिय भूमिका निभाती है। जो लोग न्यायिक सक्रियता को गलत मानते हैं, जो कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता में जो न्यायाधीश होते हैं या जो न्यायालय होता है, वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब यहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको मालूम है कि विधायिका का अपना एक दायरा होता है, कार्यपालिका का दायरा होता है, न्यायपालिका का दायरा होता है। तो न्यायपालिका क्या करती है, अपने दायरे में से निकलकर दूसरों के दायरे में अतिक्रमण करती है, या इंक्रोचमेंट करती है, या इंटरवीन करती है, या उसमें शामिल होती है। तो जो क्रिटिक्स हैं, मतलब जो लोग आलोचना करते हैं न्यायिक सक्रियतावाद की, वो यहाँ पे एक शब्द देते हैं, उस शब्द को कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब होता है न्यायिक अतिक्रमण। न्यायिक अतिक्रमण, उनका कहना है कि न्यायपालिका यहाँ पर अपना एरिया छोड़कर, अपना जो उसका जो डोमेन है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसको छोड़कर हमारी विधायिका और कार्यपालिका की सीमा में प्रवेश करती है, तो उसको अतिक्रमण करती है। तो ध्यान रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा न्यायपालिका जब बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने लगती है, तो उसको अतिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, अतिक्रमण कह सकते हैं उसको। तो 2 शब्द आपके सामने हैं। तो जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, जनहितवाद का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली न्यायिक सक्रियता का ही एक पहलू है या एक एस्पेक्ट है। तो अब ये समझ में आ गया आपको कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होगा, और जुडिशियल एक्टिविज्म को लागू करती है कौन कौन लागू करेगा, जनहितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कैसे यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट की वजह से आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, मैं यहाँ पर आपको एक दो बातें बता दूँ। जैसे हमारे संविधान में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3 है। उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई, मूल अधिकारों के बारे में बात की गई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के सामने हैं। उसमें आपका 14, जैसे 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। उसके बाद में 19 से 22 स्वतंत्रता है। उसके बाद में 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 में शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 6 कैटेगरीज हैं राइट्स की।
तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, जब हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होगा, तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए, और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हमारे पास में दो उपचार मौजूद हैं। या तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाएंगे, और दोनों ही हमको उपचार देंगे, रेमेडी देंगे। जो उपचार हमें दिया जाता है वो बेसिकली रिट के रूप में दिया जाता है, रिट्स के रूप में दिया जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब हम अपने राइट्स को लागू कराने के लिए जाएंगे तो हम रिट याचिका डालेंगे, रिट याचिका। और रिट याचिका का मतलब होता है इंग्लिश में रिट पिटीशन। रिट पिटीशन हम इसको दाखिल करते हैं कोर्ट में, तब कोर्ट हमारे मामले को सुनती है, और जिस भी हमने रेमेडी की बात की होती है, जिस भी उपचार की बात की होती है, हमको वही उपचार मिलता है। और आपको ये पता होगा कि रिटें 5 प्रकार की होती हैं, उन 5 में से जो भी हमें चाहिए होगी हम वही अदालत के सामने लेके जाएंगे। तो रिट पिटीशन, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पिटीशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए पिटीशन का मतलब होता है प्रेयर इन राइटिंग। जब हम अदालत से कुछ मांगते हैं, गुजारिश करते हैं, तो कहते हैं प्रेयर इन राइटिंग। जब हम लिखित रूप में प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अदालत से लिखित रूप में अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लिखित रूप में, तो वो पिटीशन कहलाती है। तो पिटीशन का मतलब होता है कि जब हम अदालत से लिखित रूप में रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं या प्रेयर करते हैं, उसको कहते हैं पिटीशन। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट में। बाकी डिटेल में इस पर बात करेंगे, बस क्योंकि मुझे आज आपको पीआईएल के बेसिक चीज़ बतानी है। तो पहले क्या होता था, देखिए भारत में अगर मैं बात करूं 1970s को छोड़ दिया जाए, मतलब जो 70 का दशक था, उसके पहले एक नियम लागू होता था, वो कानून का ही नियम है और उस नियम को आपको जानना भी चाहिए। उसको कहा जाता था रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई, रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ये नियम अदालत में, ये नियम हर कानून में लागू होता है। लोकस स्टैंडाई हिंदी में कहते थे सुनवाई का नियम, सुनवाई का नियम, रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई, सुनवाई का नियम, ये रूल हमारे पास में था। अब सवाल है कि इस लॉ का, इसका मतलब, लोकस का मतलब होता है प्लेस, जगह। इसका मतलब ये था कि ये 70 के दशक के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था, वही व्यक्ति अदालत में अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए जा सकता था। फिर से सुन लीजिएगा, जिस पर्सन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था, जिस पर्सन के मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता था, वही पर्सन केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था अपने अधिकारों को लागू करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई पर्सन है, सपोज करो कि कोई मजदूर है, अब उसके साथ में बॉन्डेड लेबर हो रहा है, मतलब उसके साथ में बंधुआ मजदूरी हो रही है, और कई लोगों के साथ बंधुआ मजदूरी हो रही है, तो अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे दिल्ली जाना, फिर वहाँ के वकीलों को हायर करना। उनको पता भी नहीं, उनको नॉलेज भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो सारा कामकाज होता है आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग, वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। तो उन लोगों के लिए जो जस्टिस था, मतलब जो न्याय का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है, उन लोगों की न्याय तक पहुँच नहीं थी, उन लोगों की न्याय तक रीच नहीं थी। इसलिए 1970s में कोर्ट्स ने क्या किया, अदालत ने क्या किया, और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ उसके जो पीआईएल जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका जो बीज पड़ा, उसका जो सीड है, वो 1976 में पड़ा था। और 1976 में जिस न्यायाधीश ने पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम था जस्टिस कृष्णा अय्यर। क्या नाम था? उनका नाम था जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये केरल से बिलोंग करते थे और ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे 1973 में। और आपको ध्यान रखना, इनका जो सुप्रीम कोर्ट में जो उनका टर्म था 1980 तक था। और एक केस आया था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। क्या नाम था कोर्ट केस का? जजमेंट्स होते हैं, इन्हीं को केसेस कहते हैं, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल है उसके बीज डाले और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्याय को देने के लिए ये जो लोकस स्टैंडाई का नियम है, जो कहता था कि वही कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन होगा, कोई दूसरा नहीं जा सकता, इसको ढीला करेंगे, इसको लिबरलाइज करेंगे। तो इसको ढीला करने को ही कहा जाता है
जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता या पीआईएल का कॉन्सेप्ट, पीआईएल की अवधारणा। तो कोर्ट ने क्या किया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है वो भी आ सकता है, और अगर वो नहीं आ सकता, कई लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है, तो वो तो उनकी जगह पे या उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन अदालत जा सकता है और उनके लिए न्याय की मांग कर सकता है। इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोकहित में जो भी पर्सन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा वो लोकहित में जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर जनता के हित के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पे क्लास ऑफ सिटीजन्स की बात की गई है, मतलब एक नागरिकों का वर्ग होगा, उसके बेसिस में जाना चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पीआईएल के ऊपर जो पहला केस आया भारत में वो 1979 में आया था। उस केस का नाम था हुसैनारा खातून, हुसैनारा खातून, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य, हुसैनारा खातून बनाम बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। यहाँ पे भारत में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पीआईएल पर पहला केस कौन सा था, मतलब वो कौन सा मामला था जिसमें पीआईएल डाली गई थी पहली बार, तो उसका आंसर होगा हुसैनारा खातून। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये देखा गया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि जिन पर अभी विचारण चल रहा होता है और वो जेल में बंद होते हैं, मतलब उन पर अभी केस डिसाइड नहीं हो पाया है बल्कि विचारण चल रहा है। तो यहाँ पे देखा गया लगभग 40,000 ऐसे कैदी थे जो अंडर ट्रायल थे और वो कैदी थे, और वो इतने दिन से जेल में बंद थे कि जो उनके अपराध की सज़ा होती है वो सज़ा भी कम थी, बल्कि वो और ज़्यादा उस समय और ज़्यादा समय के लिए जेल में बंद थे। तो इसमें एक महिला हुई है भारत में जिनको पीआईएल की जननी यानी कि मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है, उनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। उन्होंने भारत में 100 से ज़्यादा पीआईएल डाली हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली और ये कहा कि इन 40,000 लोग जो हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनको रिहा किया जाए क्योंकि ट्रायल बहुत देरी, मतलब बहुत लेट हो रहा है, ट्रायल विचारण बहुत लेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी, इनकी जो पीआईएल थी, उसको एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आदेश दिया कि जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, 40,000 के आसपास लगभग थे, सबको रिहा किया जाए और सबको छोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि तीव्र विचारण का जो अधिकार है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, तीव्र विचारण का जो अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसके जीवन के अधिकार में शामिल है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार में शामिल है। तो ये जो केस है, ये केस भारत के इतिहास में पहला केस माना जाता है पीआईएल का। ध्यान रखिएगा, जो मुंबई कामगार सभा का मामला था उसमें पीआईएल के बीज पड़े, लेकिन पीआईएल शब्द यूज नहीं किया गया था। ये पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पीआईएल को एक्सेप्ट किया था। और उसमें जिन्होंने पिटीशन डाली थी, जिन्होंने याचिका डाली थी, उनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं मदर ऑफ पीआईएल की, तो उनका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। और जो अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ पीआईएल, तो ध्यान रखिएगा फादर ऑफ पीआईएल आपके जस्टिस कृष्णा अय्यर होंगे, कृष्णा अय्यर। एक तो ये जज हैं, दूसरे एक और माने जाते हैं जस्टिस पीएन भगवती, क्योंकि जो जस्टिस पीएन भगवती थे उन्होंने पीआईएल के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया। इनका तो रिटायरमेंट हो गया था, पीएन भगवती, इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पीएन भगवती ये भी सुप्रीम कोर्ट में 1983 में जज बने थे, 1973 में जज बने थे। और ये जज रहे हैं 1973 में ये जज बने और ये लगभग 86 तक जज रहे हैं, जिसमें 85 से 86 तक ये भारत के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। तो इन्होंने भी पीआईएल को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्होंने भी न्यायपालिका को काफ़ी सक्रिय बनाया, काफ़ी एक्टिविस्ट बनाया। और इसलिए हम लोग हमेशा दो लोगों को फादर मानते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती, क्योंकि जो मुंबई कामगार सभा का मामला था उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही पीआईएल के बीज डाले थे। तो ध्यान रखिएगा, पीआईएल का मतलब आप समझ गए होंगे, पीआईएल का मतलब था, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब था कि लोकस स्टेंडाई, यानी कि लोकस स्टेंडाई का मतलब है सुनवाई के नियम को ढीला करना।
तो सुनवाई के नियम को ढीला करना ही कहा जाता है PIL यानी कि लोकहितवाद। इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है। किस केस में पहली बार आया, किस में बीच पड़े, किस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार PIL को माना। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी के भी कार्य से कई लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, मतलब लोकहित प्रभावित हो रहा है, तो अगर आप अदालत में एक लेटर भी भेज दोगे तो लेटर को भी अदालत क्या मान लेगी, PIL मान लेगी, पिटीशन मान लेगी, याचिका मान लेगी। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अदालत न्यूज़पेपर को पढ़ के संज्ञान ले लेते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं। जैसे कि अभी जो कोलकाता का मामला हुआ था, कोलकाता रेप केस जो था, उसमें आपने देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया था। तो ध्यान रखिएगा, स्वतः संज्ञान का भी कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं सुमोटो कॉग्निजेंस। सुमोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान इसको बोलते हैं। तो अदालत स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। अदालत लोगों के राइट्स की रक्षा करने के लिए सुमोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान भी ले सकती है और निर्देश दे सकती है। भारत की जो न्यायपालिका है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। जो एक्टिविस्ट जुडिशरी के तौर पे, यानी कि एक तरीके से सक्रिय न्यायपालिका के तौर पे, इसने बहुत ज़्यादा लोगों के राइट्स की रक्षा करी है, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट होना या स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तभी वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर पाएगी, अदरवाइज हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगी। तो ये तो हो गया आपका रिट पिटीशन क्या होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम PIL की बात करेंगे तो हमेशा रिट पिटीशन के रूप में ही डालेंगे, मतलब जो रिट पिटीशन होगी, रिट याचिका होगी, उसी के रूप में हम साथ में PIL को डालेंगे। ये तो हो गया कि PIL का जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से भारत में PIL, ध्यान रखिएगा। और ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली हम लोग ने अमेरिका से लिया है, USA से लिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका में भी जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट चलता था, और वहाँ पे भी PIL का कॉन्सेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन वहाँ पर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोल सकते हैं या सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोल सकते हैं, ये सारे नाम PIL के हो सकते हैं। तो ये है आपका जनहित याचिका या जनहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद में कई सारे मिसयूज़ हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके मिसयूज़ को रोकने के लिए कई सारे नियम बनाए, कई सारी गाइडलाइंस बनाई, कई सारे रूल्स बनाए, जिससे कि PIL का मिसयूज़ ना होने पाए। लेकिन भारत में देखा गया है कि कई लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जम के मिसयूज़ किया हुआ है, खूब इसका दुरुपयोग किया हुआ है। तो ये तो हो गया कि इंट्रोडक्शन क्या था, कि किस तरीके से भारत में जनहितवाद का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे इसके बाद में अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मामलों में, मतलब कौन कौन से ऐसे फेमस मामले हैं जनहित से रिलेटेड, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। तो वो जो मामलों का, जो केसेस का जो मैटर है, मतलब किन किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, तो इसको हम लोग एक्चुअली में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा मामला दिया, कौन सा मैटर आया और क्या उसका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब तक भारत में कौन कौन से फेमस मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने PIL को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने के बाद में निर्णय दिया है या दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी की हैं। इस पर एक बहुत फेमस मामला आप लोग ने सुना होगा, विशाखा का मामला, लगभग 1996 का केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी, और वो जो विशाखा का मामला था, ये न्यायिक सक्रियता या न्यायिक सक्रियतावाद का बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। इसमें मैं आपको अगर इसको ब्रीफ करूं तो उसमें हुआ ये था कि इसमें 4-5 लड़कियां थीं, तो उनके साथ में जो वर्क प्लेस होता है, जो काम करने की जगह होती, वहाँ पर यौन उत्पीड़न हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था वर्क प्लेस पे। और भारत में कोई भी लॉ ऐसा नहीं था कि जो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस जारी करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी वर्क प्लेस होती हैं वहाँ पर आपको गाइडलाइंस पूरी चिपकानी पड़ेंगी, वहाँ पे दिखानी पड़ेंगी गाइडलाइंस। तो इसी केस को कहा जाता है विशाखा केस। और उसी के बाद में जो हमारी पार्लियामेंट है, इसने 2013 में एक लॉ भी बनाया जो बेसिकली वर्क प्लेस पर जो यौन अपराध होते हैं महिलाओं के साथ में, उनको रोकने के लिए कानून बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो एक्टिव रोल प्ले करती है, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाती है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि न्यायपालिका जब ज़्यादा सक्रिय होने लगती है तो ये कहा जाता है कि न्यायपालिका जो शक्तियों का संतुलन है
उसका उल्लंघन कर रही है, उसका अतिक्रमण कर रही है। इसलिए वो आरोप हैं, आरोप तो लग ही सकते हैं, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने जनहितवाद के माध्यम से अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये आपका जो बेसिक्स था जनहितवाद का, तो ये आपका बेसिक्स हो गया। अब इस पर जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, वो हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।